हेलो स्टूडेंट्स, DSSB TGT नेचुरल साइंस की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, जिसमें एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होगा, ये आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आती है कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। कई सारे सवाल आए हैं बच्चों की तरफ से कि सर मैं 5th सेमेस्टर में हूं, मेरी बस रिजल्ट अवेट मैं कर रहा हूं। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। यू आर ओनली एलिजिबल व्हेन योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीट, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। दूसरी, इसी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको समझाना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन में अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए एप्लीकेबल होना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आपकी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या बायोलॉजी, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। और वो भी क्या, कम से कम आपकी जो ग्रेजुएशन की स्टडी है उस पूरे समय अंतराल में 2 साल कोई एक सब्जेक्ट आपको स्टडी किया होना चाहिए। अगर आप इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं देन यू आर एप्लीकेबल फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस 2023। दूसरी एलिजिबिलिटी इज आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। बीएड अवेट कर रहे हैं रिजल्ट्स की, यू आर नॉट अलाउड। बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये 3 अहम एलिजिबिलिटी हैं जो कि प्रायोरिटी पे हैं फॉर बीइंग एप्लीकेबल फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस 2023। दूसरी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, इन 5 सब्जेक्ट्स को कम से कम आपके ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा होना चाहिए। और एज लिमिट सबसे अहम मुद्दा जिस पे काफी हमारे जो फीमेल नेचुरल साइंस कैंडिडेट्स हैं वो परेशान है कि सर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स रखा गया था। बेटा ये उनके लिए रखा गया था जिनके पास डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास कुछ सीट्स होती हैं। अभी की जानकारियों के मुताबिक उनके पास ये स्पेशल एजुकेटर्स की सीट भी बहुत कम है, तो उनके लिए 40 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। द कैंडिडेट्स हु हैव अ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अब 32 साल या 30 साल, कई आपने वीडियो क्लिप्स या वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे, कई चैनल्स ये बताती हैं कि भाई 30 साल है, कई बताते हैं कि 32 साल है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में जब DSSB TGT नेचुरल साइंस की एग्जामिनेशन हुई, अड्डा में 150 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। एंड उस वक्त जो एज लिमिट था वो 32 ही था। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं बताऊं तो कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस रिलीज हुई नहीं है, तो बिना किसी प्रेस रिलीज के ये कह देना कि हाँ 30 साल होने वाला है, ये कह देना कि 32 साल होने वाला है, ये गलत होगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा DSSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, जो एक्सपेक्टेड है कि इन द मंथ ऑफ मे या अप्रैल के एंड में, अप्रैल के एंड या मई में शायद अपनी नोटिफिकेशन DSSB दे दे। तो उस वक्त ही क्लियर हो पाएगा कि 32 या 30, लेकिन पुराने पिछले ये ट्रेंड को देखते हुए 32 ईयर ही आप मान लेना कि आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जिसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई इन बोथ द पेपर्स, अदरवाइज यू आर नॉट एप्लीकेबल टू बिकम अ DSSB TGT टीचर। पेपर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे सवाल होंगे और साथ ही सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी भी आपसे पूछा जाएगा। दोनों ही पेपर में आपकी क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। DSSB बोर्ड ने ये क्लियरली बता रखा है। मैं अभी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन या आफ्टर सिलेक्शन या फिर आफ्टर गेटिंग द मेरिट, उसके बाद की क्या प्रोसीजर होती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब सिलेबस क्या होगी, DSSB TGT नेचुरल साइंस की सिलेबस क्या रहने वाली है। इन फिजिक्स, मोशन एंड फोर्स, न्यूटन लॉज, वर्क बाय एनर्जी, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपको पढ़ना है फिजिक्स के लिए। और ये मैं बता दूं, ये पिछले ईयर के ट्रेंड्स के आधार पर ही मैं बता रहा हूं।
केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिकल अरिथमेटिक, जिसमें आपके मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मासेस, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें थियरीज, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, लॉज, प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस, है ना, शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होती है, ये सारी बातें आप यहां पढ़ेंगे। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, देन बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, इन सब की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स विच आर ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, औद्योगिक जिनका लाभ है इंसान को। देन थर्मोडायनामिक्स में आपकी बेसिक लॉज और जिसमें थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के बारे में आप जानते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेसेस हैं उससे सवाल पूछा जाता है। कार्बोनेटेड कंपाउंड्स मतलब सीधे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एलिमेंट्री आइडिया आपको रखनी है, जिसमें आइसोमरिज्म इंक्लूड होगा, नोमेनक्लेचर इंक्लूड होगा, हाइड्रोकार्बन्स पूरा इंक्लूड होगा, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इंक्लूड होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं होगी, और आपकी जितने भी बाकी के सब टॉपिक्स हैं यानी अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलेट एंड अमीन्स, उनको डेप्थ में नहीं पढ़ना। उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड कुछ उनके कंपाउंड्स जो कि औद्योगिक लाभ के हैं, ये सारी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स में कर लेना है। इन सब की प्रिपरेशन मैं आपको कराने वाला हूं, इसकी बैच की भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जस्ट आफ्टर दैट। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें एंटासिड्स, एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, उसके बाद ड्रग्स, ओपियोइड्स, नार्कोटिक ड्रग्स, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स, इन सब के बारे में यहां बताया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स जिसकी इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में है हम इंसानों द्वारा, वो आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में। नाउ बायोलॉजी में जीवित जगत को सबसे पहले पहचाना गया बाह्य आवरणों या जो भी अपीयरेंस था उसके आधार पे, राइट, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ही पहली बेसिस थी, जिसमें कैरोलस, लिनियस, अर्न्स्ट हीकल और कई सारे वैज्ञानिकों ने अपना रोल निभाते हुए, ओसवाल्ड टिप्पो साहब, काफी सारे लोग आए, तो उन्होंने पूरे जीवित जगत का विभाजीकरण दिखाया, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जिसमें आप सारे डिविजन्स और फाइलम को स्टडी करते हैं, वेदर इट इज इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, प्लांट में आप एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, रेज, पिथ, विथ रेस्पेक्ट टू डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, लीफ आप स्टडी करोगे। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, न्यूरल, जितने भी टाइप्स हैं, न्यूरॉन और ग्लायल सेल्स के बारे में जानकारी, न्यूरल टिश्यू। मसल्स में वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू यानी कार्डियक मसल के बारे में आप जानोगे। इन कनेक्टिव, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, एडिपोज, एरियोलर, मास्ट सेल, फैगोसाइट, हिस्टियोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी कहते हैं, इन सब के बारे में जानिएगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, बोन, लिगामेंट के बारे में जानिएगा। प्लांट फिजियोलॉजी में वी विल बी स्टडिंग ट्रांसपोर्ट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फाइटोहार्मोन्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी में पौधे के बाह्य आवरण में क्या दिखता है हमें, नीचे जड़ दिखता है, ऊपर तना दिखता है, उसके बाद टहनियों में पत्तियां दिखती हैं, उस पे लगी पुष्प दिखती हैं और उस पे लदा फल दिखता है। तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फिर लीफ की अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी एंड फ्लावर्स का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस, ये हमें पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, देन वी हैव सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, लिम्फ को भी पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट को पढ़ेंगे, which plays an important role in double circulation। उसके बाद ब्लड वेन्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद जितने भी डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, वो हमें पढ़ना है इन सर्कुलेटरी सिस्टम। देन वी हैव एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्क्यूलर, न्यूरल, एंडोक्राइनल सिस्टम, जिसमें सारे हार्मोन्स को स्टडी करोगे। व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन यू विल बी स्टडिंग प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टडी करते हो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें फैमिली प्लानिंग, मेथड्स, बैरियर मेथड्स, नेचुरल मेथड्स, कंसेप्शंस के जितने भी तरीके हैं, कंट्रासेप्टिव्स जितने भी तरीके हैं, वो सारी चीजें आपको स्टडी करनी होती है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इंसान को किन किन पैथोजेंस के वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से यानी फंगस से, प्रोटोजोआ से, वो सारी बातें आप यहां स्टडी करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव माइक्रोब्स, यानी रोजगार की जिंदगी में कई सारे ऐसे जीवाश्म हैं जिसको आज हम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अपने लाइफस्टाइल के अपलिफ्टमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो माइक्रोब्स के बारे में हम समझेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, एपीकल्चर देख लो, पिसिकल्चर देख लो, सेरिकल्चर देख लो। जेनेटिक्स एंड बायोटेक में उन्हीं प्रोसेसेस को हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड टूल्स को स्टडी करते हैं, और जैव प्रौद्योगिकी का क्या लाभ है इंसान को, ये स्टडी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एवोल्यूशन। ये सारी जितनी बातें हुई ये तो सदी दर सदी दर सदी होती गई, राइट। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद जब जीवन नहीं था, उसके बाद जब जीवन पहली बार आई जीवाणुओं में, विषाणुओं में, उसके बाद जब पहली बार एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर पौधों का हुआ, फिर जंतुओं का हुआ, उनमें एक कोशिकीयों का पहला हुआ, फिर मल्टीसेलुलस का हुआ, फिर इंसेक्ट्स आए, वर्म्स आए, फिर मॉलस्क्स आए, एक काइंड ऑफ पूरे इन्वर्टिब्रेट्स का एक एरा दिखा, फिर कॉर्डेट्स में हमारी मछलियां आई, फिर मॉलस्क्स आए, मॉलस्क कह रहा हूं, रेप्टाइल्स आए, फिर अम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, एज ऑफ डायनासोर्स। ये सारी चीजें ही तो आप अलग अलग एराज में, अजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, टर्शरी एरा, पैलेजोइक एरा, है ना, मिसिसिपियन एरा, इन सब में यही सारी चीजें तो पढ़ते हो। दैट यू विल स्टडी इन एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी में। जीव जहां रहता है एक आबादी बनाता है, आबादी को समाज कहते हैं, समाज किसी एक जैव मंडल में होगा यानी इकोसिस्टम में होगा, एंड मैनी इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी हमारे कंटेंट है उसको हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। और इकोलॉजी इज पर्यावरण का अध्ययन यानी पारिस्थितिकी। पर्यावरण किस स्थिति में है, दैट इज पारिस्थितिकी, है ना। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, उससे संबंधित उसको बचाने के लिए जितने भी पैक्ट्स साइन किए गए, वो सारी चीजें आप यहाँ इकोलॉजी में पढ़ते हो। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ DSSB नेचुरल साइंस। ये सारी चीजों का कंटेंट मैं आपको पेड बैचेस में कराऊंगा। इसके अलावा NCERT 6 to 10 आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है, रिवीजन करते रहना है आपको। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आई विल हेल्प इन दैट। दिस इज व्हाट यू नीड फॉर सिलेक्शन इन अ DSSB TGT नेचुरल साइंस एग्जाम। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास, दिस वीडियो। I hope you will enjoy the preparation that we are going to start real soon, just on 25th of April. That is the new batch. This is the direct link and this is the name of the batch that we have taken. Niyukti DSSB TGT Natural Science batch starting on 25th of April. 2 से 10 के बीच में आपकी तैयारी चलेगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं लेने वाला हूं और फिजिक्स आपको सोनू सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो विल सी यू सून इन द बैच एंड एस्पिरेंट्स गेट योर सीट बेल्ट्स फास्टेंड, क्योंकि मजा आने वाला है। डायग्रामेटिक अप्रोच होगा, कंटेंट्स की पूरी जानकारी होगी, और जैसे आज मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपकी DSSB की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट की दे रखी है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा परेशान नहीं रहना है, ज्यादा चैनल्स और वीडियोस को देखना नहीं है, अपनी तैयारी को शुरू कर देनी है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन तो होगी और एज क्राइटेरिया जो भी हो, गौरतलब है कि आपको भी ज्यादा पता है कि क्या आपके मैक्सिमम चांसेस हैं या नहीं। अगर मैक्सिमम चांसेस हैं तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।